जनरली लोग आईवीएफ से बहुत डरते हैं, पता नहीं आईवीएफ पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ है। जितनी परसेंटेज उनको एबनॉर्मल बेबी होने की होती है, उतनी ही परसेंटेज आईवीएफ में एबनॉर्मल बेबी की होती है। स्पर्म हस्बैंड का है और एग वाइफ का है, तो जो पेरेंटल कंपोनेंट आएगा बेबी में वो आएगा ही आएगा। जिस दिन हम एग निकालते हैं उस दिन पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। स्पेसिफिक एज नहीं है कि इस एज में हमें आईवीएफ करना चाहिए। टेस्ट सारे उसी जगह होने चाहिए, पिकअप वहीं पे होना चाहिए, सारे एक्सपीरियंस एनेस्थेटिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट होने चाहिए और सारी फैसिलिटीज अंडर वन रूफ होनी चाहिए। Hello and Namaste. I, Dr. Vatsla, your host for this episode of podcast, welcome you all. So we have somebody with us who is a renowned fertility specialist and who have helped thousands of couples in the journey of parenthood. So I welcome somebody who has a more than 40 years of experience and more than 20 years in the field of infertility, Clinical Director of Motherhood Hospitals and Silverleaf Hospital. I welcome Dr. Beena Muktesh for agreeing with us on this podcast, and she will let us know about the podcast itself. Welcome, ma'am. थैंक यू वत्सला, थैंक यू। Ma'am, is IVF normal? पहला क्वेश्चन जो हर कोई कि क्या आईवीएफ करवाना एक नॉर्मल चीज है? देखो, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें जो प्रेगनेंसी होती है वो एग और स्पर्म के, उनके हस्बैंड और वाइफ के एग और स्पर्म के मिलने से ही होती है, बट उनका फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो जर्नी होती है आईवीएफ के बाद वो सिमिलर होती है जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी की होती है। 3 दिन के बाद जब हम एम्ब्रियो बना लेते हैं और उसको जब हम वापस यूट्रस में डाल देते हैं तो उसी 9 महीने की तरह प्रेगनेंसी चलती है और पेशेंट डिलीवर होता है। इसीलिए हम उसको कह सकते हैं कि ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि हम इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को बता सकते हैं और कर सकते हैं, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है और एक ऐसा मेथड है जिसमें जो नामुमकिन केसेस भी हैं उनको भी ट्रीट किया जा सकता है। तो बताइए कितनी अच्छी बात हो गई कि जिनके लिए जवाब आ गया कि नहीं आप अब कुछ नहीं कर सकते, उनका ट्रीटमेंट भी आईवीएफ से होता है। नॉलेज होनी चाहिए, अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज होगी तो डिसीजन आपका है, आप क्या करना चाहते हो वो आप ही का डिसीजन है। ओके मैम, सो आईवीएफ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो मैम, जो बेबीज आईवीएफ से बनते हैं, जो सबसे पहला सवाल किसी भी आम आदमी के मन में कि क्या वो नॉर्मल होंगे या वो लैब जैसे रोबोट तो नहीं लगेंगे या नहीं। देखिए, स्पर्म नॉर्मल, एग नॉर्मल, दोनों का फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ना होके बाहर कराया गया और 3 दिन में वापस बॉडी में डाल दिया। और जहाँ बाहर फर्टिलाइजेशन कराया है वहाँ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कॉन्सेंट्रेशन, गैसेस सब बॉडी की तरह से है। तो इसीलिए मिमिक करते हैं, बॉडी को मिमिक करके जो हम एम्ब्रियोज बनाते हैं और उसको वापस डालते हैं, तो बेबीज भी नॉर्मल ही होते हैं। अगर किसी को नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, जितनी परसेंटेज उनको एबनॉर्मल बेबी होने की होती है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, उनके पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है, उतनी ही परसेंटेज आईवीएफ में एबनॉर्मल बेबी की होती है। 1% भी ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि आईवीएफ से किया है तो एबनॉर्मल बेबी पैदा हो गया, ऐसा नहीं होता। मैम, ये बहुत बड़ा टेक होम मैसेज है विद दिस क्वेश्चन कि क्या वो बच्चे भी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह अपने पेरेंट्स जैसे लगेंगे, आँख, नाक, कान, मुँह, या वो डिफरेंस होगा? देखिए, क्या एक पेरेंट के 2 बच्चे एक जैसे लगते हैं? ज़रूरी नहीं है। इसीलिए पेरेंटल, क्योंकि स्पर्म हस्बैंड का है और एग वाइफ का है, तो जो पेरेंटल कंपोनेंट आएगा बेबी में वो आएगा ही आएगा। अब उसकी शक्ल मिलती है या नहीं मिलती वो तो हम नहीं कह सकते, बट वो कोई ऐसे रोबोट टाइप, पूरी एक ऐसे कोई आर्टिफिशियल टाइप क्रिएटेड नहीं लगते। नॉर्मल बेबीज़, अगर आप 2 बेबीज़ को खड़ा कर दें, एक आईवीएफ से पैदा हुआ है, एक नॉर्मल पैदा हुआ है, कोई भी नहीं बता सकता इसमें से कौन-सा आईवीएफ से हुआ है और कौन-सा नॉर्मल प्रेगनेंसी से हुआ है। ओके, तो जीन्स स्टे द सेम, या जीन्स उनके सेम जी, रहेंगे। जी, जी, जी। सो मैम, आईवीएफ करते कैसे हैं? हाउ इज आईवीएफ डन? बहुत अच्छा क्वेश्चन फसला आपने पूछा है। जनरली लोग आईवीएफ से बहुत डरते हैं, पता नहीं आईवीएफ पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी सर्जरी है या मालूम नहीं क्या-क्या है।
एक्चुअली आईवीएफ का मेथड सिंपल है। पहले सेकंड डे ऑफ पीरियड्स जब हम पेशेंट को कपल को बुलाते हैं, तो उनके बेसिक हार्मोन्स कर लेते हैं। अगर बेसिक हार्मोन उनके नॉर्मल हैं, तो हम उनकी ओवरीज़ को स्टिमुलेट करते हैं। बेसिक हार्मोन के साथ-साथ एक बेसलाइन वो भी करते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, हस्बैंड सीमन भी करते हैं। तो हमें एक ग्राउंड मिल गया कि स्पर्म कैसा है, एग कैसा है और यूट्रस कैसा है, हमने अल्ट्रासाउंड करके देख लिया। सेकंड डे ऑफ पीरियड हम हार्मोन्स को चेक करते हैं और उनकी ओवरीज़ को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करने का मतलब है हर महीने हर लेडी 1 अंडा बनाती है जो नॉर्मली बनता है। बट हमारा एम होता है कि हम 1 से ज़्यादा एग बनाएँ, जिससे कि जब हम आईवीएफ करें तो हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए, हमारे पास ज़्यादा एम्ब्रियोज़ होने चाहिए। इसीलिए हम ओवरीज़ को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट का मतलब है एक छोटा-सा इंजेक्शन एवरीडे पेशेंट को लगता है। 4-5 दिन तो बहुत छोटा इंसुलिन टाइप इंजेक्शन होता है और उसके बाद में जो इंजेक्शन लगते हैं वो 4 या 5 दिन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी लगते हैं। 10 दिन इंजेक्शन लगने के दौरान हम 3 या 4 बार उनको मॉनिटर करके देखते हैं कि उनके एग्स ठीक से बन रहे हैं, साइज़ बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है कि नहीं। अगर हम सैटिस्फाइड होते हैं कि हाँ, इनका स्टिमुलेशन ठीक हो गया, तो हम इनके एग्स को रिट्रीव करते हैं। अब कैसे रिट्रीव करेंगे? अल्ट्रासाउंड की हेल्प से ही करते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन के प्रोब के आगे जो हम नॉर्मली जभी भी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं, उसके आगे एक पतली-सी नीडल लगी रहती है। 10 मिनट का एनेस्थीसिया देते हैं। उस नीडल को वजाइना के थ्रू डाल करके अल्ट्रासाउंड मशीन की हेल्प से हम उनके सारे एग्स को सक कर लेते हैं और एक डिश में डाल देते हैं। अब हमारे पास एग्स आ गए, हस्बैंड को बोलते हैं सीमेन प्रोड्यूस करें। वो जब सीमेन प्रोड्यूस करते हैं तो हम उनको वॉश करते हैं। वॉश करके लेबोरेटरी में एक-एक एग को पकड़ के मशीन से, जिसको इक्सी मशीन कहते हैं, या नॉर्मली भी एग को छोड़ के उसके अंदर स्पर्म को या तो पियर्स कराते हैं, जिसे हम इक्सी कहते हैं, या हम उनके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। अब स्पर्म जो हस्बैंड से लिया गया है, वाइफ के बॉडी से ओवरी से हमने निकाला है, वो अपने आप फर्टिलाइज़ होता है। ये काम लेबोरेटरी में होता है। लेबोरेटरी बहुत अच्छी स्टैंडर्ड, जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, टेम्परेचर मेंटेन्ड होते हैं, ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेशन, CO2 कॉन्सन्ट्रेशन सब चीज़ें मेंटेन्ड होती है, ह्यूमिडिटी मेंटेन्ड होती है। एक तरह से बॉडी को मिमिक करता है। उसमें छोड़ देते हैं एक डिश में डाल के, जिससे वो फर्टिलाइज़ हो जाते हैं। अब हम उनकी ग्रोथ देखते हैं। 2 दिन 3 दिन के बाद इसको कहते हैं डे 3 एम्ब्रियो। हमें पता लग जाता है कि हाँ, ये एम्ब्रियो ग्रो कर गया और ये अच्छी क्वालिटी का है। 3 दिन के बाद एग, हस्बैंड और वाइफ के एग निकालने के बाद 3 दिन के बाद हम उन एम्ब्रियोज़ को जेंटली एक पतले से कैथर के साथ में उसके यूट्रस में छोड़ देते हैं और हमें 12 दिन या 15 दिन के बाद में रिज़ल्ट पता लग जाता है कि उसको प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई। अब क्या कॉम्प्लिकेशन है? अब आप सोचिए, 10 दिन इंजेक्शन लगाया, मॉनिटर किया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। एनेस्थीसिया 10 मिनट्स का दिया, प्री एनेस्थीसिया चेकअप कराया, सारे ब्लड टेस्ट कराए, 99.99% कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। और जब हम डालते हैं एम्ब्रियो तो जेंटली कैथेटर से डाल दिया, इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। और पेशेंट को जब हम एग रिट्रीव कर देते हैं, 1 दिन का रेस्ट है, दूसरे दिन ऑफ़िस जाए, अपना काम करे, नॉर्मल घर का काम करे, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आईवीएफ को बहुत ज़्यादा हेवी तरीके से नहीं लेना चाहिए। इसका अगर हम समझ लेते हैं कि क्या मेथड है, क्या तरीका है, तो मुझे लगता है हमें लगेगा कि हाँ, आईवीएफ टाइम से कराना बहुत ज़रूरी है, रादर फाइनली भी कराना पड़े और हमें अच्छी क्वालिटी के एग और स्पर्म भी ना मिले। हाँ जी मैम। तो ये आपने बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमें बहुत आईवीएफ जो बहुत बड़ा है टॉपिक, वो छोटे में हमें बताया। सो मैम, आईवीएफ क्या पेनफुल होता है? कि बहुत सारे फीमेल्स आते हैं ये कहकर कि नहीं बहुत पेन है, बहुत पेनफुल प्रोसेस नहीं होगा। देखिए, अब आपने मेथड समझ लिया, अब आप सोचिए पेन किस चीज़ का? 10 दिन इंजेक्शन लगेंगे, ऑफ कोर्स इंजेक्शन का पेन एक इंजेक्शन का प्रिक प्रिक के बराबर होता है। 3 या 4 दिन तो पतले इंजेक्शन लगते हैं, उसके बाद इंट्रामस्कुलर। अगर इसको आप पेन बोलते हो कि 10 दिन कंटीन्यूअस इंजेक्शन लगते हैं, तो ये पेनफुल है, इसको पेन तो नहीं बोला जाता। जब हम एग्स निकालते हैं, तो वो अंडर एनेस्थीसिया होता है। जब हम डालते हैं, तो बहुत सिंपल कैथेटर से डालते हैं, तो कोई पेन नहीं होता। एज़ सच देयर इज़ नो पेन। जिस दिन हम एग निकालते हैं, उस दिन पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि एग अंडर एनेस्थीसिया निकाला है, उस दिन हम थोड़ा एनाल्जेसिक दे देते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग से पेशेंट ठीक हो जाती है। तो मेरे हिसाब से इतना पेनफुल इसको नहीं मानना चाहिए, नेसेसिटी देखनी चाहिए कि हमें पेनफुल, अगर हमें आज पेनफुल लगता है और हमें कराना पड़ता है, 3 साल, 4 साल बाद भी हमें कराना पड़े और हमें पता लगे कि हमारे एग्स और क्वालिटी नहीं है, तो इससे
फाइट करना है। देयर इज़ नो पेन एज़ सच, यू शुड नॉट अंडरस्टैंड कि देयर इज़ दिस इज़ अ पेनफुल। एक छोटी-सी सर्जरी होती है, जितना उसमें पेन होता है, एक डीएनसी हुई है, छोटा-सा टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है, कुछ हुआ, जितना पेन होता है उतना ही पेन मान के चलिए, अदरवाइज़ कोई आईवीएफ में पेन नहीं होता। ऑफ कोर्स बाद में जब इंजेक्शन लगा दें, प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद अगर हम सपोर्ट करते हैं, तो थोड़े इंजेक्शन हर हफ्ते वगैरह लगते रहते हैं। तो पर तब तक तो खुशी इतनी होती है कि प्रेगनेंसी हो गई, तो वो पेन लगता भी नहीं है। बिल्कुल मैम। सो मैम, आईवीएफ के अंदर इज इट व्हेन इज द राइट टाइम टू चूज आईवीएफ? देखो, ये डिपेंड करता है कि हम आईवीएफ कर क्यों रहे हैं। अब समझ लीजिए, अगर किसी के हस्बैंड के स्पर्म्स ही नहीं है, तो हम उसको कितना भी कोशिश करें, हमको आईवीएफ करके ही उनको प्रेग्नेंट करना होगा, स्पर्म टेस्टिस से निकालेंगे, पहला का। अगर किसी की ट्यूब ब्लॉक्ड है, मान लो किसी ने एक्स-रे करके देखा या हिस्ट्रोसैल्पिंजियोग्राफी करके उसकी ट्यूब ब्लॉक्ड है, तो हमको आईवीएफ ही करना पड़ेगा, ट्यूब्स तो खुली हुई नहीं है। तो चाहे कितनी छोटी उम्र हो, चाहे वो 25 साल की हो या 26 साल की भी हो, तो भी हमें आईवीएफ करना पड़ता है। या अगर मान लीजिए बड़े-बड़े एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है और हमें लगता है बहुत ज़्यादा ओवरी बची भी नहीं है, तो भी हम आईवीएफ करते हैं, उसमें हम एज नहीं देखते। बट अदरवाइज़ अगर हमें लगता है कि हमने सारे मेथड कर लिए, ट्रीटमेंट कर लिए, हमको कोई प्रॉब्लम लग जाए और अभी हमारी फर्टिलिटी मेंटेन्ड है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि हमारी फर्टिलिटी अभी भी मेंटेन्ड है, तब आप आईयूआई पहले करके देख सकते हो। प्रोवाइडेड स्पर्म ठीक हो, ट्यूब्स खुली हुई हो, यूट्रस नॉर्मल हो, तो आप 1 या 2 आईयूआई करके देख सकते हो। अगर नहीं प्रेगनेंसी हुई, तो फाइनली आपको आईवीएफ ले जाना पड़ता है। इसलिए कोई एक ऐसी स्पेसिफिक एज नहीं है कि इस एज में हमें आईवीएफ करना चाहिए, ऐसी कोई। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अगर आपकी हम नींद खुली 38 इयर्स में और आपको लगा प्रेगनेंसी हुई नहीं, कुछ नहीं 38 ईयर, तो गो फॉर आईवीएफ, स्ट्रेट अवे दे विल डू आईवीएफ। तो इसलिए कोई ऐसी एज नहीं होती। 25 ईयर्स से लेकर के 45 ईयर्स तक का आईवीएफ किया जा सकता है। यू आंसर्ड माय नेक्स्ट क्वेश्चन मैम कि आईवीएफ की कोई एज ऐसा नहीं है कि आप 35 प्लस हो गए या 40 प्लस हो गए तभी आईवीएफ करवा पाएंगे? हाँ, नहीं देखिए, अंडर जो लोअर लिमिट ऑफ एज है वो कोई नहीं है। अपर लिमिट ऑफ एज है एआरटी लॉ के हिसाब से, दे से अबाउट 45, तो वो एक लिमिट है, उसमें उसके ज़्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें लगता है हमारी एज बढ़ रही है और हमारे नंबर ऑफ एग्स कम होते जा रहे हैं, तो टुडे इज़ द राइट डे टू डू। उसी टाइम आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको वेट नहीं करना चाहिए कि एग्स खत्म हो जाएँ या ओके। प्रॉब्लम बाद में हो जाए आपको। ओके, सो दिस इज अ मिथ कि अगर आप यंग हैं तो आईवीएफ नहीं करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं? एक्चुअली अगर देखा जाए तो राइट टाइम और राइट जो टाइम है आईवीएफ करने का, वो तब है जब आपके ओवरीज में सफिशिएंट एग्स हैं। अगर आपका एएमएच ड्रॉप हो गया, आपकी ओवरीज में एग्स ही नहीं है, उस टाइम हम आईवीएफ करने जाएंगे तो बेचारा इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी क्या करेगा, जितने एग्स होंगे वो निकालेगा, उससे आईवीएफ करेगा। बट अगर आपके पास में ज़्यादा एग्स हैं और आपने उस टाइम पे राइट टाइम पे आईवीएफ कराया, तो आपके पास में स्टोर करने के लिए एग भी होगा, आप उसको स्टोर करिए। अगर फेल हो गया फर्स्ट टाइम तो सेकंड टाइम डाल सकते हो। अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई, सेकंड बेबी के लिए रख सकते हो, 3 साल बाद भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो राइट टाइम कब आपको कराना चाहिए, यू हैव टू डिसाइड डिपेंडिंग ऑन योर फर्टिलिटी ऑन दैट पर्टिकुलर डे। कि आपकी फर्टिलिटी अभी कैसी है, वेदर यू हैव टाइम फॉर अदर थिंग्स टू डू और यू जस्ट हैव टू गो फॉर एन आईवीएफ। ओके, सो मैम, थैंक्स फॉर बर्स्टिंग दीज मिथ्स कि अभी तक हमने देखा कि आईवीएफ कब करवाना है, क्या राइट एज है, आईवीएफ होता क्या है। सो स्टे ट्यून्ड इन आवर एपिसोड फॉर बर्स्टिंग such critical myths ahead. So मैम, हाउ टू चूज? अभी आज के टाइम में हर जगह आईवीएफ सब लोग सुनते हैं, पर किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली कि किस पे ट्रस्ट करें, किस सेंटर पे जाएं, कैसे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को चूज करें, क्योंकि हर जगह इतनी एडवर्टाइजमेंट्स, हर जगह इतने बुलेटिन्स, सो किसी को नहीं पता है। राइट, राइट। तो वत्सला, तुमने बिल्कुल ठीक बोला। एक्चुअली देखो, लोगों को कन्फ्यूजन बहुत होता है, कहाँ जाएँ, कहाँ नहीं जाएँ, इतनी सारी की हमें चूज़ क्या करना है, हमें ये देखना है। 7 और 8 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज़ जो है,
आपको पता लगाना पड़ेगा कि उस जगह की लेबोरेटरी कैसी है। लेबोरेटरी का मतलब है अगर वो रनिंग लेबोरेटरी है, आपको मालूम है जो रनिंग रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें खाना अच्छा मिलता है, फ्रेश मिलता है और जिसमें बहुत कम ग्राहक जाते हैं, कभी-कभी कोई चला गया तो उसमें स्टेल खाना भी मिल सकता है। इसीलिए जो रनिंग जो 24 आवर्स लेबोरेटरी ऑन रहती है, वो इम्पोर्टेंट है। कहीं किसी-किसी जगह पे बैचेज़ में करते हैं कि बैच में कर लिया, फिर लैब बंद कर दिया, फिर बैच में कर लिया, फिर लैब बंद कर दिया। तो इसमें बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो टेम्परेचर मेंटेन करना, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना, जो बहुत क्रिटिकल है आईवीएफ में, वो नहीं रहता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको देखना चाहिए कि सारी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ। ये नहीं कि अल्ट्रासाउंड कराने कहीं और चले जाइए, ब्लड टेस्ट कराने कहीं और चले जाइए, मॉनिटरिंग यहाँ होगी, पिकअप कहीं और होगा, ट्रांसफ़र के लिए कहीं और जाना है। तो पेशेंट परेशान हो जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ? तो सारी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आती है एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। जितने एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होंगे, हर चीज़ बुक में नहीं लिखी रहती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस से गेन होते हैं। आप देख के बता सकते हो कि इसको क्या ट्रीटमेंट चाहिए, क्या किससे इसको बेनिफिट होगा। तो एक्सपीरियंस्ड स्टाफ होना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट होनी चाहिए क्योंकि जो एग्स बनाते हैं स्पर्म को मतलब फ्यूज़ करके और प्रेगनेंसी बनाते हैं, एम्ब्रियोज़ बनाते हैं, वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट के हाथ में भी होता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट बनाता है। लैब मेंटेन करना उसका काम होता है, तो एक्सपीरियंस्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि आपको देखना पड़ेगा कि उस की स्टैंडिंग कितनी है, कितने टाइम से वो आईवीएफ यूनिट चल रहा है। ऐसे नहीं कि अभी महीना 2 महीने में स्टार्ट किया और उसके बाद में पता लगा नहीं आपके एम्ब्रियोज़ पड़े हैं और वो बंद हो गई, फिर आप क्या करो उन एम्ब्रियोज़ को। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमको आईवीएफ क्लिनिक चूज़ करनी चाहिए। टेस्ट सारे उसी जगह होने चाहिए, पिकअप वहीं पे होना चाहिए, सारे एक्सपीरियंस एनेस्थेटिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट होने चाहिए और सारी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ होनी चाहिए। लेबोरेटरी शुड बी एक्सीलेंट। ये सब बातों का ध्यान रख के आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन-सी जगह पे जाना है। ओके। सो मैम इसको सुनकर ऐसे लग रहा है कि अ पर्सन फील सेफ कि सब कुछ इन सेफ हैंड्स की एक जगह पर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। सो मैम आईवीएफ और इक्सी किन कंडीशंस में एक पेशेंट को ऑप्ट करना चाहिए या डॉक्टर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कब एडवाइस करते हैं कि आईवीएफ इक्सी कब करवाएं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा आईवीएफ और इक्सी में डिफ़रेंस क्या है। आईवीएफ में एग्स रिट्रीव करके, एग निकाल के बॉडी के बाहर एक डिश में रखते हैं और स्पर्म उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। अब स्पर्म को अपने आप उस एग में पेयर्स करना होता है और फर्टिलाइज़ करना होता है। और इक्सी में हम एग को पकड़ते हैं मशीन से और उसको अच्छे से अच्छा स्पर्म को ढूँढ के उसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं, जिससे कि वो फर्टिलाइज़ हो जाए। अब किस कंडीशन में अगर स्पर्म की वीकनेस है, अपने आप जाके फर्टिलाइज़ नहीं होगा, उसमें इक्सी करनी पड़ेगी हमको। अगर टेस्टिस से स्पर्म लिए हैं, तो उसमें मोटिलिटी नहीं होती, तो हमें इक्सी करनी पड़ेगी, तो हम उस केसेस में इक्सी करते हैं। या अगर किसी पेशेंट को मान लो एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस में वॉल थिक हो जाती है, एग्स की वॉल थिक हो जाती है बिकॉज़ दे आर लाइंग इन द ब्लड। तो इसीलिए उसमें भी हमें एक्सी करना पड़ता है। और बहुत मान लो पुअर ओवेरियन रिज़र्व है, किसी के बहुत 2 या 3 या 4 एग्स ही मिल रहे हैं, उस कंडीशन में वी कांट टेक अ चांस कि वो फर्टिलाइज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा अपने आप से, तभी भी हमें इन्हें एक्सी करना पड़ता है। और बेसिकली अगर क्वालिटी ऑफ एग्स भी बहुत अच्छा नहीं है, तो भी हमको कोशिश करके अच्छा-सा स्पर्म ढूँढ के एक्सी करना चाहिए, क्योंकि अपने आप से वो हो सकता है ना फर्टिलाइज़ हो। और आईवीएफ किस-किस में कर सकते हैं? अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है, ब्लॉक ट्यूब्स के कारण मान लो कोई आईवीएफ कराना चाहता है, नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा है, एग्स की क्वालिटी अच्छी है, पेशेंट यंग है, तो हम आईवीएफ भी कर सकते हैं। आईवीएफ और उसमें लैबोरेटरी का ही डिफरेंस है। पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक बराबर हैं। एग रिट्रीव किया और उसको फर्टिलाइज़ कराया, बॉडी में डाल दिया। तो इसके बहुत सारे इंडिकेशंस हैं, उसमें हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट वी शुड लीव इट ऑन एम्ब्रियोलॉजिस्ट। वो आपको बताएगा कि आपके केसेस के लिए इक्सी बेटर है या आईवीएफ बेटर है। कभी-कभी हम स्प्लिट भी करते हैं। मान लो हमें लगा कि हो सकता है इक्सी से इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं आए, तो थोड़े से और हमारे पास नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा हैं, तो हम उसको थोड़े को आईवीएफ करते हैं, थोड़ों को इक्सी भी करते हैं। फिर हम देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। तो उससे थोड़ी सिक्योरिटी सी रहती है कि अगर इक्सी से नहीं फर्टिलाइज़ हुआ तो आईवीएफ से होगा, आईवीएफ से नहीं हुआ तो इक्सी से होगा। वो तब हो सकता है जब हमारे पास नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा हों। ओके। सो नाउ एक लेमैन भी शायद एक आम आदमी हम लोग भी वी कैन अंडरस्टैंड मैम कि आईवीएफ कब करवाएं और इक्सी कब करवाएं राइट। थोड़ा सा। सो मैम कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, IVF babies are do they need any kind of special care? देखिए, आईवीएफ बेबीज़ को बिकॉज़ दे आर आईवीएफ बेबीज़, दे डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा केयर।
बट अगर आईवीएफ के कारण, ट्विन्स के कारण, जो कि वैसे भी अगर ट्विन्स किसी को हो जाएँगे और प्रीमैच्योर बेबी हो गए, तो उस केसेज़ में बेबी को इनक्यूबेटर्स में या नर्सरी में रखना पड़ता है। बट अगर बेबी की क्राई अच्छी है, वेट अच्छा है, तो देयर इज़ नो नीड फॉर एक्स्ट्रा केयर। बाद में भी मंथ्स तक भी हमें बेबी को नॉर्मल चेकअप जैसे किसी बेबी का आप कराते हो, वही कराना पड़ता है। कोई आईवीएफ के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट हो या स्पेशल टेस्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि आईवीएफ बेबी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। सो अगर एक लाइन में आईवीएफ बेबी खड़े हैं और नॉर्मल खड़े हैं, तो नोबडी कैन टेल कि इसमें से आईवीएफ कौन-सा है या नॉर्मल बेबी ओके, कौन-सा है। हाँ जी मैम। सो मैम कभी-कभी तो हमें भी पूछना पड़ता है कि ज़रा बताना ये नॉर्मल प्रेगनेंसी वाला बेबी है या आईवीएफ वाला बेबी है? okay, okay, ma'am. So that is good to know because the parents and couples who are trying to navigate, so it will be helpful for them. So, ma'am, is it necessary जैसे आईवीएफ में ट्विन्स ही होगा और ट्रिपलेट्स ही होगा कि 2 बच्चे, 3 बच्चे? कुछ लोग डरते हैं इस बात से, कुछ लोग चाहते हैं आजकल कि बिल्कुल, हम आपने वत्सला बिल्कुल ठीक बोला। देखिए, हमें समझना चाहिए, ट्विन्स तब होंगे जब हम 2 एम्ब्रियो डालेंगे, ट्रिपलेट्स तब होंगे जब हम 3 एम्ब्रियो यूट्रस में डालेंगे, हो सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 एम्ब्रियो भी डालें तो ओनली 15% केसेस में ट्विन्स होते हैं, नहीं तो एक ही बेबी होता है। और अगर ट्विन्स इनिशियली पता भी लग गए तो ज़रूरी नहीं है वो टाइम तक पहुँचेंगे, कभी-कभी वो टाइम तक नहीं भी पहुँचते। कुछ लोग बोलते हैं हमें ट्विन्स ही चाहिए, उनके लिए भी कोई ज़रूरी नहीं कि उनको ट्विन्स मिलेंगे। अगर हम 2 एम्ब्रियो डालेंगे तो भी हो सकता है एक ही इम्प्लांट हो। तो ये तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ना पड़ता है कि उसको ट्विन्स हो रहे हैं या सिंगल होता है। लेकिन अगर किसी को बहुत पर्टिकुलर कि हमें एक ही बेबी करना है, तो वो सिंगल एम्ब्रियो डलवा सकते हैं कि हमारा सिंगल एम्ब्रियो डाल दो, अगर हमारी प्रेगनेंसी नहीं हुई, हम सेकंड टाइम फिर डलवा लेंगे। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना वो बोलेंगे हम उसके कंसेंट के हिसाब से उनका एम्ब्रियो डालेंगे। ओके, तो मैम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ में ट्विन्स ही हो? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ में ट्विन्स होंगे और चाहते हुए भी ट्विन्स होंगे, ये भी नहीं है। ठीक है। सो मैम कमिंग ऑन टू नेक्स्ट दैट आर इज़ इट पॉसिबल कि आईवीएफ से यू कैन चूज़ द सेक्स ऑफ द बेबी कि हमें बॉय चाहिए या हमें गर्ल चाहिए, तो क्या हम चूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप आईवीएफ से बिल्कुल चूज़ नहीं कर सकते, बॉय चाहिए या नहीं चाहिए। पहली चीज़ तो लीगल भी नहीं है ये, और अगर कर भी सकते, अगर हम आईवीएफ से कर भी सकते तो नहीं करते। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, आईवीएफ से नहीं पता लगता कि बॉय वाला एम्ब्रियो है या गर्ल वाला एम्ब्रियो। वो तो बायोप्सी वगैरह करने के बाद पता लगता है। वो केवल उन्हीं केसेज़ में बायोप्सी करते हैं जिसमें जो डिज़ीज़ेज़ फीमेल्स में कॉमन होती है या जो डिज़ीज़ेज़ मेल्स में कॉमन होती है, उसमें परमिशन के साथ में कि ये बे इसको पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है और ये मेल्स में होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ हैं जैसे, और पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, तो और वो एम्ब्रियो अगर मेल का है तो वो नहीं डालेंगे, फीमेल वाला डालेंगे। तो ये भी परमिशन और हमें बताना पड़ता है, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, लॉ को बताना पड़ता है, एक्ट को बताना पड़ता है कि ये एम्ब्रियो में इसलिए सेक्स सिलेक्शन कर रहे हैं क्योंकि इसके फादर को ये प्रॉब्लम है और ये ट्रांसमिट होता है। ओके, तो मैम ऐसा ऑन डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, डिमांड अलाउड भी नहीं है और सिंपल आईवीएफ रिक्सी से नहीं होता। उनके बायोप्सी ही भेजनी पड़ती है जिसमें हमें बड़े सारे एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं कि डू वी वांट इट, बट हम कभी भी किसी को नॉर्मल वे में नहीं बताते और हमें मालूम भी नहीं पड़ता आईवीएफ से मेल या फीमेल का। ठीक है मैम। सो मैम सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। ओके। सो मैम आर देयर एनी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवीएफ? देखिए, कॉम्प्लिकेशंस अगर हम उसको स्प्लिट करके देखें तो द प्रोसेस इज डन अंडर एनेस्थीसिया, 10 मिनट्स ऑफ एनेस्थीसिया। अगर हमको लगता है कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एनेस्थीसिया है, वही कॉम्प्लिकेशन आईवीएफ में होते हैं। इट्स लाइक वॉकिंग ऑन द रोड। अगर आप रोड पे चलते हो, 0.001% एक्सीडेंट हो जाता है, इसका मतलब हम रोड पे चलना तो नहीं बंद करते, वी वॉक ऑन द रोड ना। इसी तरह से कॉम्प्लिकेशन पहले बहुत होते थे क्योंकि उस टाइम पे ड्रग्स ऐसी थी कि हम पेशेंट हाइपर स्टिमुलेट हो जाता था और उसके बाद में जब हाइपर स्टिमुलेशन को कंट्रोल करने की कोई प्रोसेस ही नहीं होता था। आजकल बिल्कुल सिंपल है, ड्रग्स इतनी अच्छी आ गई हैं, मेथड्स इतने अच्छे आ गए कि कंट्रोल्ड स्टिमुलेशन ही करते हैं हम लोग, ज़्यादा स्टिमुलेट ही नहीं करते कि उसके बहुत ज़्यादा एग्स बन जाएँ या फ्लूइड आ जाए या वो पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। एनेस्थीसिया का प्रॉब्लम मिनिमम आप कह सकते हो 0.001 एनेस्थीसिया का, कांट से कि बिल्कुल भी नहीं होता, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत रेयर है। हाइपर स्टिमुलेशन हम लोग करते नहीं हैं, तो इसलिए कॉम्प्लिकेशन की लिस्ट अगर देखें तो आई विल से वेरी लिटिल 0.01% ओके।
Okay, ma'am. So not to get एंड इफ worried. इट इज डन विद एक्सपीरियंस हैंड्स तो ऐसे ब्लीडिंग वगैरह भी ज़्यादा नहीं होती एग रिट्रीवल के टाइम पे। दे आर वेरी वेल, दे टेक इट वेरी वेल, और ऐसे कोई इशू हमारे साथ में जनरली नहीं होता कि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया। Okay. So, ma'am, in cases of IVF, as now it is a working world, so females are working, let it be household or let it be outside. तो क्या वो काम कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकती हैं। देखिए, पेशेंट हमारे पास मॉर्निंग में आता है, उनको इंजेक्शन डेली लगाना पड़ता है, तो दे कम टू अस इन द मॉर्निंग, हैव इंजेक्शन एंड गो। एवरी डे दे कैन गो ऑन वर्क विदाउट फेलियर। जिस दिन हमको मॉनिटर करना होता है, मॉर्निंग में आके मॉनिटर करके अल्ट्रासाउंड करके भेज देते हैं। ऑल 10 डेज दे कैन गो टू द ऑफिस, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। जिस दिन हम एग रिट्रीवल करते हैं उस दिन हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप 1 दिन की छुट्टी ले लीजिए, जिससे कि आपका अंडर एनेस्थीसिया होगा, 4-5 घंटे के बाद घर भेजेंगे। यू शुड बी लिटिल सेडेटेड, इसलिए आप 1 दिन की हॉलिडे ले लीजिए। एट द मोस्ट इफ यू वांट यू टेक 1 मोर डे, 2 डेज, दैट्स ऑल। उसके बाद दे कैन रिज्यूम देयर वर्क, दे कैन गो टू द ऑफिस, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। दे कैन वर्क बिकॉज़ यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल से भी जब पेशेंट एग रिट्रीवल के जाता है, तो चल के जाता है और अपनी डिस्चार्ज टिकट खुद लेके जाता है। दे डोंट गो ऑन व्हीलचेयर, दे डोंट गो ऑन ट्रॉलीज, दे डोंट गो ऑन एनीथिंग। ओके मैम, सो छुट्टी लेने का कोई ड्यूरिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। IVF 2 साइकिल. डेज इफ दे इज सफिशिएंट फॉर देम टू, इफ दे वांट टू टेक हॉलिडे। Okay, that too during egg pickup. Letting egg, that's That's fine. So, ma'am, how many IVF cycles can be done? क्योंकि आजकल बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं इतने सारे सेंटर्स पे, समटाइम्स राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होता, समटाइम्स राइट हैंड्स में नहीं पहुंच पाते और समटाइम्स उनके कंडीशंस की वजह Correct. से। देखिए, जैसे आपको बताया जाता है कि आईवीएफ जो एक प्रोसेस है, इस आईवीएफ में नंबर ऑफ आईवीएफ साइकिल्स नहीं हम कैलकुलेट करते। हम देखते हैं कि इज शी गेटिंग बेनिफिटेड विद आईवीएफ। अगर वो आईवीएफ से बेनिफिट हो रही है तो 3-4 साइकिल भी हम कर सकते हैं, 5 साइकिल भी कर सकते हैं विद द गैप ऑफ कोर्स रिकवरी के लिए। लेकिन अगर हमें लगता है कि वो आईवीएफ से बेनिफिट उनको हो नहीं रहा, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियम बहुत थिन है, उसके कारण इम्प्लांट नहीं हो रहा, एम्ब्रियोज़ बहुत अच्छे नहीं हैं, हम इम्प्लांट नहीं हो पा रहे, तो हम आईवीएफ के ऊपर आईवीएफ नहीं करते हैं। बट देन वी एडवाइस देम कि अगर आपके एग्स खराब है तो देन यू कैन टेक एग डोनर सो दैट आपको इम्प्लांट हो। इट्स नॉट दैट कि सेम पेशेंट के साथ हम 4, 5, 6 बार आईवीएफ करते जा रहे हैं। बट अगर कोई कराना चाहता है तो गैप देके 4-5 करा सकता है। देयर इज़ नो, क्योंकि जो भी ड्रग बॉडी में जाते हैं, वो मेटाबोलाइज़ होके किडनी के थ्रू निकल जाते हैं, टारगेट ऑर्गन पे काम करते हैं और निकल जाते हैं। इट इज़ नॉट दैट दे गेट accumulated in the body and create some problem. Okay. But then we should justify कि why we are doing so many IVF. There should be justification. अगर नहीं हो रहा सेल्फ एग से तो हमें गैमेट चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो मैम जैसे आपने बोला जो आईवीएफ के ड्रग्स यूज़ करते हैं, सो बहुत सारे कपल्स का ये क्वेश्चन होता है कि उन ड्रग्स का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है मुझे लॉन्ग टर्म में, आई विल फील ब्लोटेड और मुझे कुछ हो जाएगा कि आप एक्सटर्नली आईवीएफ से कुछ दे रहे हैं, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं देखिए, ड्रग्स? जहाँ तक ड्रग्स आजकल जो लेटेस्ट ड्रग्स आई हैं, वो बहुत अच्छी आई कैन से रिकॉम्बिनेंट्स आए हैं ड्रग्स, जो बॉडी में टारगेट ऑर्गन पे काम करके मेटाबोलाइज़ हो, दे डोंट गेट accumulated। इसका एग्ज़ाम्पल है, अगर हमने एक पेशेंट को आईवीएफ किया, हमने ड्रग्स लगाए 10 दिन, उसके बाद हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया और सेकंड डे पीरियड अगर हम बुलाएँ सेकंड डे ऑफ नेक्स्ट पीरियड, तो उसके हार्मोन बैलेंस्ड होते हैं। अगर हम देखते हैं तो 95-99% पेशेंट के हार्मोन बैलेंस होते हैं। अगर वो एक्यूमुलेट होते, वो हार्मोनल ड्रग है, तो वो शो करते ब्लड में। अगर वो ब्लड में शो नहीं कर रहे, इसका मतलब वो मेटाबोलाइज़ हो गए। तो इसीलिए आईवीएफ की ड्रग्स के कारण कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, ऐसा जनरली नहीं होता। जनरली नहीं। ठीक है, सो मैम ऐसा डरने की बात नहीं है, या ड्रग्स कि ड्रग्स लिया के तो कारण कैंसर हो जाएगा। देखिए, कैंसर का जहाँ तक है कि आईवीएफ की ड्रग से कैंसर हो गया, ऐसे नहीं होता। नहीं। जो जेनेटिक फैक्टर है, अगर सपोज़ किसी की प्रीडिस्पोज़िशन जेनेटिकली दे हैव गॉट सम जीन्स ऑफ कैंसर, तो आईवीएफ या नो आईवीएफ दैट विल एक्सप्रेस, वो तो एक्सप्रेस होगा ही होगा, चाहे किसे। अब लोग क्या करते हैं, उसको कोरिलेट कर देते हैं, अरे हमने आईवीएफ कराया था इसलिए हो गया। अगर वो आईवीएफ नहीं भी कराते तो भी वो जीन एक्सप्रेस अगर होता तो उनको प्रॉब्लम हो सकती थी। एग्जैक्टली मैम। सो मैम कमिंग ऑन टू अब आईवीएफ कर दिया, क्या आईवीएफ के बाद सिजेरियन ही होगा?
नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी डिलीवरीज़ नॉर्मल डिलीवरीज़ होती हैं, फुल टर्म पे होती हैं, उनको इंड्यूस भी करते हैं, उनको वेट भी करते हैं। दे आर जस्ट लाइक नॉर्मल डिलीवरीज़। इट इज़ नॉट कि वो आईवीएफ के कारण उनको कुछ सिज़ेरियन ही करना पड़ेगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन जनरली होता है, जनरली किन केसेज़ में वी शुड अंडरस्टैंड अंडरलाइन कोई फैक्टर है जिसके कारण हमने आईवीएफ किया। मान लीजिए उनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और प्रेगनेंसी के दौरान वो शूट अप हो जाता है, तो हमें सिज़ेरियन भी करना पड़ता है। नॉट नेसेसरली कि नॉर्मली कराएँगे हम तो आईवीएफ है, चाहे कुछ भी हो। वो तो नॉर्मली भी अगर किसी को ब्लड प्रेशर शूट अप होगा और ब्लड शुगर हाई आएगा, तो सिज़ेरियन ही करके बेबी निकाल के सेव करते हैं उनको। ओके मैम, सो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अगर आईवीएफ हुआ तो सिज़ेरियन ही करना नहीं, पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है क्योंकि आईवीएफ बेबी सिज़ेरियन करो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ओके मैम। सो मैम, अगर वी आर टेकिंग कोई पेशेंट्स आते हैं कि जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवा रहे हैं या नॉर्मली जो हम एक आम आदमी से सुनते हैं हमने 5 दिन की गोली ली या हमने आईयूआई करवाया, तो कब तक वो ये करवा सकते हैं? कब वो अपने एक गायनेकोलॉजिस्ट को क्वेश्चन करें कि मैम व्हाई नॉट आईवीएफ? व्हेन टू गो फॉर आईवीएफ? देखिए, अगर तो स्पर्म क्वालिटी बहुत पुअर है, एग बहुत कम है बॉडी में, एएमएच बहुत लो है, देन दे शुड नॉट इवन गो फॉर एन आईयूआई क्योंकि स्पर्म क्वालिटी इतनी पुअर है तो वो ट्रैवल करके जा ही नहीं पाएगी एग तक, या एग क्वालिटी इतनी पुअर है कि उसके अंदर स्पर्म अपने आप पेयर ही नहीं कर पाए कि कराना पड़ेगा हमको। तो उन केसेस में हम आईवीएफ रिकमेंड करते हैं। बट अगर स्पर्म क्वालिटी अच्छी है, एग्स भी अच्छा है, पेशेंट यंग है, एएमएच अच्छा है, तो एटलीस्ट 2 और 3 टाइम दे कैन डू आईयूआई। ट्यूब्स पेटेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये सब प्री-रिक्विज़िट अगर मीट करता है। लेकिन अगर 2 या 3 बार आईयूआई करने के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती, तो चाहे वो 10 या 11 बार भी आईयूआई करेंगे, तो वो नहीं होगी। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मिरेकल्स, किसी को 6 आईयूआई कर लिया और बाय चांस एक बार किसी को हो गया, तो दैट्स नॉट अ रूल कि ये रूल है कि भई आप 6 आईयूआई करो, हमारे एक पेशेंट को हो गया, ऐसा नहीं होता। मैम, हाउ मेनी एग्स कैन वी रिट्रीव? कि हम कितने अंडे एक साथ निकाल सकते हैं कि जब आईवीएफ साइकिल में कि हम छोड़ देते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन वत्सल आपने पूछा। ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि आप कितने एग्स निकालोगे? जितने एग्स हमारे आईवीएफ स्टिमुलेशन से बनेंगे, हमें सारे निकालने पड़ेंगे, हम बॉडी में छोड़ नहीं सकते। उसका यूज़ कैसे करेंगे? ये तो नहीं कि अगर हमने 10 एग निकाल लिए तो 10-12 हम डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। उनको हम फर्टिलाइज़ कराते हैं तो कुछ कम, मान लो हमने जितने एग्स थे, मान लीजिए 14 एग्स निकले हमारे, 14 को हमने फर्टिलाइज़ कराया, 10 फर्टिलाइज़ हुए, 8 एम्ब्रियोज़ बने और हमारे पास अच्छी क्वालिटी के 8 एम्ब्रियोज़ हैं, तो हम चूज़ करके 2 ही एम्ब्रियो डालेंगे, बाकी 6 अपने पास फ्रीज़ करके रख देंगे। किस लिए? अगर उनको बाय चांस प्रेगनेंसी नहीं होती, तो हम बाकी एम्ब्रियोज़ यूज़ करेंगे, पूरा आईवीएफ नहीं करना पड़ेगा। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, दे कैन कीप इट फॉर 3 इयर्स टू यूज़ फॉर देयर सेकंड चाइल्ड। तो इसीलिए हम अंदर, और अगर हमने छोड़ दिया अंदर, तो हार्मोन लेवल हाई रहेगा व्हिच विल नॉट बी गुड फॉर द पेशेंट। तो इसीलिए जितने एग बनते हैं वो हमें सारे निकालने पड़ते हैं। हम उनको फर्टिलाइज़ करा के एम्ब्रियो बना के रख देते हैं। यूज़ 2 बाय 2, 2 इन 2, मतलब 2 एंड 2 करके करते हैं। जैसे 2 डाल दिए, फिर 2 डाल दिए, और अगर हो गई प्रेगनेंसी, नेक्स्ट बेबी के लिए रख दिया। तो ऐसे करते हैं। लेकिन एग्स तो सारे, अब किसमें कितने एग हैं, वो तो उसकी फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, एएमएच पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितने एग निकलेंगे। बट हम सारे निकालते हैं जितने भी डेवलप होते हैं। ओके। सो मैम, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं हमारे आईवीएफ के बारे में। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, इफ अगर हमने फर्स्ट बेबी के लिए किसी कपल ने आईवीएफ करवाया, सो क्या सेकंड बेबी के लिए भी आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पहली बार आईवीएफ कराया है तो सेकंड, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने फर्स्ट आईवीएफ करा और सेकंड प्रेगनेंसी उनको स्पॉन्टेनियसली अपने आप हो गई। नाउ पीपल कैन से आईवीएफ तो ज़बरदस्ती किया क्योंकि हमारे तो स्पॉन्टेनियस, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड, आईवीएफ किया, ओवरी स्टिमुलेट हुई, इसीलिए वो आगे अपने आप से ओव्यूलेट करने लगी और प्रेगनेंसी हुई अपने आप स्पॉन्टेनियसली। तो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि फर्स्ट आईवीएफ है तो हमेशा ही हमें आईवीएफ करना पड़ेगा, स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी भी हो सकती है। लेकिन हमें अपना फर्टिलिटी का ध्यान रखना है। अगर हम सोचें कि हमारे फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गया, हमें सेकंड भी चाहिए, लेकिन हम 2-3 साल का गैप दे करके करना चाहते हैं और फर्टिलिटी डाउन होती जा रही है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको टाइम से दूसरा आईवीएफ कराना चाहिए।
अगर यू आर हैप्पी विद 1 बेबी तो गुड एनफ, फिर तो आप 3 साल वेट करो, 4 साल, जितना टाइम वेट करो। अगर आपके एग्स बचे तो आप नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है, नहीं हुई तो आईवीएफ कराना पड़ेगा। Okay. Ma'am, when embryo transfer is done post pickup? देखिए, हम एम्ब्रियोज़ बनाते हैं, डे 3 पे भी डाल सकते हैं, डे 5 पे भी डाल सकते हैं और फ्रीज़ करके नेक्स्ट मंथ भी डाल सकते हैं। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसके बारे में एक डिस्कशन हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के टाइम कर सकते हैं, जिससे हमें थोड़ी क्लैरिटी और ज़्यादा आ जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल मैम। सो मैम एक साथ टू मच इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो नॉट गुड। लेट देम डाइजेस्ट फर्स्ट। एग्जैक्टली मैम, हमारे बहुत सारे फैक्ट्स फिक्शन आर गेटिंग क्लैरिफाइड इन दिस एपिसोड, राइट? सो मैम, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट कि क्या मैंने अगर हम आईवीएफ करवाया तो 100% सक्सेस होगा कि अब नहीं, तो आईवीएफ करवा लिया? बिल्कुल भी नहीं। आईवीएफ की सक्सेस रेट 60 टू 70% होती है, डिपेंडिंग ऑन हर फर्टिलिटी, स्पर्म क्वालिटी एंड एनी अदर डिजीज एसोसिएटेड डिजीजेस। सेकेंड साइकिल में फिर 10-15% रिजल्ट आ जाते हैं। सो इफ एवरीथिंग ओके, वी एक्सपेक्ट 80 टू 90% रिजल्ट इन 3 साइकिल्स, जो कि हमको सब्सीक्वेंट साइकिल जो फर्स्ट में बच जाते हैं, सब्सीक्वेंट साइकिल में उनके रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा हिस्ट्रोस्कोपी वगैरह करके, थोड़ा और प्रिपेयर करके पेशेंट को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस तरह से आ जाता है। लेकिन 100% तो कभी भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इससे 100% हो जाते हैं। 10% तो फिर भी बच जाते हैं जिनको आईवीएफ से प्रेगनेंसी नहीं होती। फिर हमको और इवैल्यूएट करना पड़ता है, कोई इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर तो नहीं है, बॉडी रिजेक्ट तो नहीं करती एम्ब्रियोज़ को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें और इवैल्यूएट करनी पड़ती है। ओके मैम, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल कि कपल्स जो आईवीएफ के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो मेंटली थोड़ा-सा अपने आप को ऑलरेडी मेकअप करके चलें, दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 100% बिल्कुल, कोई बिल्कुल, रिजल्ट दे। बिल्कुल, 100% नहीं, कोई भी रिज़ल्ट 100% नहीं दे सकता। आई थिंक अगर 100% कोई बोलता है तो दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट, ओके बट मैम, सो एक्चुअली इतना नहीं। बाय दिस आप ये भी क्लियर कर रहे हैं कि अगर कोई 100% कह रहा है तो यू हैव टू डबल चेक विद इट दैट हाँ, आई ये थिंक वी शुड। ओके मैम। अ वेरी इम्पोर्टेंट वन कि लाइफस्टाइल इफेक्ट करता है आईवीएफ रिजल्ट्स को? देखिए, जो लाइफ़स्टाइल है, वो एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को अफ़ेक्ट करता है। ऑब्वियसली अगर एग क्वालिटी अच्छी होगी तो आईवीएफ के रिज़ल्ट्स अच्छे आएँगे, स्पर्म क्वालिटी अच्छी हुई तो आईवीएफ के रिज़ल्ट्स अच्छे आएँगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हमारा लाइफ़स्टाइल डिस्टर्ब्ड है, हम उसको ठीक करना पहले दिन से ठीक करना चाहिए डेफ़िनेटली। स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए, अल्कोहल कम करना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, एक्सरसाइज़ ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। साइड बाय साइड हमें अपनी फर्टिलिटी चेक भी करानी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम 3 या 4 या 5 महीने तक लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और पता लगा कि हम तो पहले ही वर्ज ऑफ लो इनफर्टिलिटी पे खड़े हैं और 3, 4, 5 महीने और लाइफ़स्टाइल ठीक किया, लाइफ़स्टाइल तो ठीक हो गया, लेकिन एग क्वालिटी या एग है ही नहीं, नंबर्स ही नहीं। तो आप लाइफ़स्टाइल डेफ़िनेटली अच्छा करना चाहिए, साथ ही साथ अपनी फर्टिलिटी चेक भी करा लेना चाहिए। हाउ मच टाइम यू हैव गॉट टू इम्प्रूव योर लाइफ़स्टाइल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कभी-कभी तो लाइफ़स्टाइल कुछ हद तक ठीक करने से भी फ़र्क पड़ जाता है डेफ़िनेटली, लेकिन फर्टिलिटी चेक का पहले होना बहुत ज़रूरी है। अगर फर्टिलिटी में लगा कि बहुत कम एग्स हैं, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो एट लीस्ट वी कैन ट्राई वन आईवीएफ साइकिल, स्टोर द एम्ब्रियोज़ एंड देन डू अपने लाइफ़स्टाइल को बेटर करें एंड देन ट्राई मेबी अनदर साइकिल इफ यू नीड, रादर देन वेटिंग फॉर first IVF cycle and deteriorating your number of eggs and sperm quality. Okay, got the point, ma'am. So, ma'am, are there any ways, ma'am, to improve egg quality की और egg number कि अंडा कम है या अंडा अच्छा हो जाए या sperm कम है sperm ज़्यादा हो जाए? देखिए, जो तो जेनेटिकली एग की क्वालिटी खराब होती है या स्पर्म की क्वालिटी, वो लाइफ़स्टाइल से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती। बट डेफ़िनेटली जो बॉर्डरलाइन केसेस हैं, लाइफ़स्टाइल से बेटर होते हैं। नो डिनायल कि लाइफ़स्टाइल को बेटर करने से एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी बेटर होती है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिकली जो स्पर्म अच्छे नहीं है और लाइफ़स्टाइल, कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमारी तो लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी है, हम योगा करते हैं, हम एक्सरसाइज़ करते हैं, हम स्मोकिंग नहीं करते, ड्रिंकिंग नहीं करते, बट हमारे स्पर्म्स अच्छे नहीं, जेनेटिकली दे आर नॉट नॉर्मल। सिमिलरली एग्स के लिए भी है। बट डेफिनेटली अगर हम लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें तो एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी बेटर हो सकती है। Okay, ma'am. So, ma'am, thank you so much for being with us today.
and giving us insights. Obesity, जो आज के time में it is a global pandemic, we can say. और बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल कहें, फास्ट फूड कहें या फास्ट लाइफ कहें, तो ओबेसिटी भी मैम आईवीएफ इफेक्ट करती है? देखिए, जभी भी हम आईवीएफ करना चाहें तो डेफिनेटली वेट लॉस से क्वालिटी बेटर होती है, बट वही बात आती है जैसे मैंने पहले बोला, किसी का वेट ज़्यादा है, वो कितनी भी कोशिश करे उनका वेट कम नहीं होता। विद द रिजल्ट अगर उनकी एज ज़्यादा है तो एग तो और डिटेरियोरेट होते रहेंगे। तो वी शुड नॉट स्टिक टू द नहीं पहले वेट कम करेंगे तभी हम आईवीएफ कराएँगे। येस यू शुड डू, बट अगर आपकी फर्टिलिटी अच्छी है, यू आर यंग, तो डेफिनेटली आप वेट कम करिए और फिर आईवीएफ कराइए। बट अगर आप 38, 39 इयर्स के हो रहे हैं, आपको ओबीज़ है, आप ट्राई कर चुके हैं, आपका एग कम ही नहीं हो रहा, तो अब तो मैं नहीं करा सकते जब तक कि आप कराइए। क्योंकि बड़े-बड़े जो बड़ी कई कंट्रीज़ में तो बहुत ओबीज़ लोग होते हैं, तो वो क्या आईवीएफ नहीं करा सकते क्या? करा सकते हैं और उनको प्रेगनेंसी भी होती है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, ऐज, फर्टिलिटी की क्या स्टेटस है, तब हम डिसाइड करते हैं कि पहले हम वेट कम करें या हम आईवीएफ विदाउट वेट कम करे भी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी उनका वेट कम नहीं होता। तो क्या वो कैंडिडेट नहीं है आईवीएफ के लिए? येस, दे कैन गेट एन आईवीएफ डन, डेफिनेटली। Okay, ma'am. So weight loss or lifestyle changes, but under a supervision. यस। Okay. Ma'am, thank you so much for being with us and actually facts और fiction को separate करने के लिए हमारे इस episode में, and so knowledge is strength guys. So I guess ma'am ने आज हमें बहुत सारा knowledge दिया है about myths, and stay tuned for our next episode for another session of myths and facts that we'll ask the honor of Dr. Veena Muktesh to be with us. Thank you, Vatsala. Thank you. I think was a very important things which we discussed. And in serial episodes, I think we will be discussing each and every point and touching each and every part of infertility, their treatment, their side effects and everything, depending on the topics. So I think people will be educated. Our aim is to educate the people. Decision is theirs. We can't choose decision. We can't have decision for they are the master of their own decision. They have to take their own decision. But knowledge होना बहुत ज़रूरी है. अगर knowledge है फिर हम कोई भी decision ले, it's okay. It's okay. Thank you very much, Vatsala, for Thank you so much, ma'am. having So this we episode sign with me. off for today's episode with the take-home message that knowledge is strength. Yeah. So just subscribe so that you can listen to all our episodes. So like, Thank you. share, and subscribe. Thank you.